हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ERF पॉइंट पर। तो आज से हम नाइन्थ क्लास की मैथ सब्जेक्ट जो होता है उसकी सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। आज हमारी नाइन्थ क्लास की पहली क्लास है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि टेंथ क्लास के लिए जो मैथ का सिलेबस होता है वो नाइन्थ क्लास का ही थोड़ा सा इंक्रीज करके दे दिया जाता है। तो आप लोगों को इतना महसूस हो गया होगा नाइन्थ क्लास के जो भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें कि अब जब तक आपको नाइन्थ क्लास का मैथ अच्छे से समझ में नहीं आएगा तब तक आप हाई स्कूल के मैथ को सही से नहीं समझ सकते। तो मैं नाइन्थ क्लास की आज पहली क्लास को लेकर के आया हूँ, जिससे कि आपको नाइन्थ क्लास का जो मैथ है पहला चैप्टर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और दूसरे चैप्टर के बारे में जैसे जैसे चैप्टर हम पढ़ेंगे, जैसे पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके परिचय के बारे में यानी उस चैप्टर के बारे में हम पहले से ही पढ़ेंगे, उसके बाद में एक्सरसाइज लगाएंगे जिससे कि कोई आपको दिक्कत ना हो। तो आज मैं पहले चैप्टर से रिलेटेड यानी कि कह सकें तो हम चैप्टर चैप्टर एक का ये परिचय कह सकते हैं हम इसे। परिचय क्या? चैप्टर एक का परिचय यानी कि चैप्टर एक के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें जो होती हैं उनके बारे में सीखेंगे, जिससे कि हमें चैप्टर करते टाइम कोई परेशानी ना हो। चैप्टर को करते टाइम कोई परेशानी ना हो हमें। तो नाइन्थ क्लास का आज से हमारा सीरीज स्टार्ट हो गया है, जिससे कि क्लास वाइज हम उस पूरे मैथ को कवर कर पाएँ। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास है वो है संख्या पद्धति की। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जो भी नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट हैं उन्हें, कि उनका जो पहला चैप्टर है वो संख्या पद्धति है। क्या है? संख्या पद्धति। उसी हिसाब से मैं संख्या पद्धति को आपको पहले संख्या पद्धति के बारे में अच्छे से समझाऊंगा, उसके बाद में हम चैप्टर की एक्सरसाइज को करेंगे। उससे उससे क्या होगा, संख्या पद्धति हम जब पहले ही पढ़ लेंगे उसके बाद में जब संख्या पद्धति के क्वेश्चन को लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। ठीक है, तो संख्या पद्धति को एक टेबल के तौर पर पढ़ते हैं हम। एक टेबल के तौर पर संख्या पद्धति को समझेंगे। ठीक है, जिससे हमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी और आसानी से समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा ऊपर उठा के लिखते हैं। ठीक है, ऐसे। परिचय पढ़ रहे हैं हम। परिचय मतलब चैप्टर पार्ट एक का, इसका पार्ट एक का परिचय समझ रहे हैं हम। चलिए, संख्या पद्धति शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि संख्या पद्धति मैथ को समझने से पहले संख्या पद्धति समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि संख्या पद्धति ये संख्याओं को एक क्रम में लगाती है, संख्याओं को एक क्रम में संगठित करती है, जिससे कि हमें संख्याओं के बारे में अच्छे से ज्ञान हो पाता है कि कौन सी संख्या कौन सी कैटेगरी में यानी कौन से वाले नाम से जानी जाती है। जिससे क्या होता है कि मैथ को हम अच्छे से समझ पाते हैं। तो संख्या पद्धति में देखो, संख्याओं के बारे में पढ़ना है हमें। किसके बारे में? संख्याओं के बारे में पढ़ना है। और जो स्टूडेंट ऐसा है जिसे मैथ बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, उसके लिए पहली क्लास से लेकर के मैं आगे की क्लासों की तरफ जाऊंगा, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जो जिसे कुछ भी नहीं आता उसको भी मैथ समझ में आएगा। चलिए समझते हैं। तो हम संख्या पद्धति में किसके बारे में पढ़ेंगे? संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। और संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं वो सब इसमें आपको समझाया जाएगा। तो सबसे पहले एक बात समझेंगे, संख्याएं होती क्या हैं। ये संख्याएं क्या होती हैं? संख्या एक से जीरो कह सकते हैं, एक से स्टार्ट होती हैं, दो तीन चार आगे चलती रहती। कहाँ तक चलती हैं? आगे इनकी कोई सीमा नहीं है कि कहाँ तक चलती है, तो हम कह देते हैं इन्फानाइट तक चलती है संख्या। कहाँ तक? इन्फानाइट तक चलती है, यानी अनंत तक चलती है। चलिए समझते हैं। तो संख्याओं को देखो हम दो प्रकार से दिखा सकते हैं संख्याओं को। जैसे एक तो दशमलव में दिखा सकते हैं, ये दो है, और एक बिना दशमलव में दिखा सकते हैं। संख्या को एक बिना दशमलव में दिखाया जा सकता है और एक दशमलव में दिखाया जा सकता है। तो आप लोगों को एक चीज़ क्लियर हुई होगी यहाँ पे कि संख्या को दो तरीके से लिख सकते हैं हम। इसके अलावा
संख्या को किसी और तीसरे तरीके से हम नहीं लिख सकते। चलिए समझते हैं। आप जो मैंने टेबल बनाई है आप लोगों के लिए समझाने के लिए, उस टेबल में हम इसी क्रम में पढ़ेंगे कि दशमलव वाली संख्या कौन सी होती हैं और बिना दशमलव वाली संख्याएं कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं बिना दशमलव वाली संख्या। इधर की साइड लिख लेते हैं, बिना दशमलव वाली संख्याएं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? संख्याओं के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी एक संख्या के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, जितनी भी संख्या होती हैं सबके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, साथ में हम इसकी इंग्लिश भी लिखेंगे। इंग्लिश से क्या होगा कि हमें मैथ को हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इंटर के बाद जब हम बीएससी बीए जो भी आप करना चाहो, जब भी उन क्लासेस में जाते हैं तो हमें जो भी सब्जेक्ट होते हैं सबके सब इंग्लिश में देखने के लिए मिलते हैं। किसमें? इंग्लिश लैंग्वेज में देखने के लिए मिलते हैं। तो हिंदी के साथ साथ इंग्लिश अभी से समझोगे तो आपको आगे चल कर के बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो बिना दशमलव वाली संख्याओं को हम बोलते हैं नन डेसिमल नंबर। नन डेसिमल नंबर, बिना दशमलव वाली संख्या। दशमलव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डेसिमल। और संख्याओं को बोलते हैं नंबर, तो नन डेसिमल नंबर इसकी इंग्लिश होगी। ठीक है, इसके अलावा इधर की साइड हम पढ़ेंगे कौन सी वाली संख्या है। देखो, बिना दशमलव वाली संख्याओं को कितने तरीके से लिख सकते हैं? दो तरीकों से। क्या होते हैं? दशमलव वाली संख्या और बिना दशमलव वाली संख्या। तो इधर की साइड आएगी हमारी दशमलव दशमलव वाली संख्याएं। इधर आएंगी हमारी दशमलव वाली संख्याएं, और सीधे हाथ की तरफ मैंने लिखी हैं बिना दशमलव वाली संख्याएं, यानी राइट हैंड साइड पर लिखी हैं बिना दशमलव वाली संख्याएं, और लेफ्ट हैंड साइड पर लिखी हैं दशमलव वाली संख्याएं। और दशमलव वाली संख्याओं को इंग्लिश में हम बोलते हैं डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर। तो मैंने संख्याओं को दो जगह बांट दिया है। एक तो होती है दशमलव वाली संख्या और एक होती है बिना दशमलव वाली संख्याएं। तो हम बिना दशमलव वाली संख्याओं में जो भी संख्याएं आती हैं उन्हें पढ़ेंगे, और दशमलव वाली संख्या में जो भी संख्याएं आती हैं उन्हें पढ़ेंगे। और इन्हें बड़े ध्यान से समझना है आपको, क्योंकि आप लोगों ने ये बचपन से पढ़ी हैं लेकिन सही ढंग से नहीं पढ़ी है, इस वजह से आपको सही से ध्यान में नहीं रहता है। तो आज के बाद आप संख्याओं को कभी नहीं भूलोगे कि कौन सी वाली संख्या कौन सी कैटेगरी में आती है। चलिए शुरू करते हैं। बिना दशमलव वाली संख्याएं कौन सी होती हैं उन्हें शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ पूर्णांक संख्याएं। कौन सी? पूर्णांक। सबने पढ़ी हैं पूर्णांक संख्याएं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं को इंग्लिश में हम इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हें संख्या पद्धति पहले से अच्छी से आती होगी, तो जिन्हें पहले से आती है वो कमेंट करके बता देंगे कि उन्हें पहले से आती है, और जिन्हें नहीं आती है वो समझेंगे, और जिन्हें पहले से आती है वो भी एक बार देख लेंगे। ठीक है, तो पूर्णांक संख्या कौन सी होती हैं? जिसमें 0, 1, 2, 3, 4, यानी कि हम कहें प्लस की सभी संख्याएं आती हैं, और 0 आता है, और माइनस की सभी संख्याएं आती हैं, उन्हें कहते हैं हम पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, यानी 0 आता है, प्लस की सब संख्याएं आती हैं, और माइनस की सभी संख्याएं आती हैं, उन्हें कहते हैं हम पूर्णांक संख्याएं। उसके बाद हमारी आती है पूर्ण संख्या। उसके बाद हमारी आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं, इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं इसे
होल नंबर। तो देखो पूर्ण संख्या जो होती हैं वो होती है हमारी 0, 1, 2, 3, 4। कहें तो 0 से शुरू होती हैं हमारी, 0 से शुरू होती हैं और प्लस की तरफ चलती रहती हैं इन्फानाइट तक। प्लस की तरफ कहाँ तक चलती हैं? इन्फानाइट तक चलती रहती हैं, ठीक है। 0 से शुरू होती हैं और इन्फानाइट तक चलती रहती हैं। याद क्या रखना है इसमें? याद ये रखना है ध्यान में कि 0 से स्टार्ट होती हैं और इन्फानाइट तक जाती हैं। पूर्ण संख्या के बाद शुरू होती है हमारी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या ज़्यादातर बच्चों को पहले से ही याद रहती हैं। इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं हम नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं वो समझेंगे। तो प्राकृतिक जैसे पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट हो जाती हैं, जैसे ही प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं। कहाँ से शुरू होती हैं? 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे ही प्लस की तरफ चलती हैं ये भी अनंत तक। ये भी कहाँ तक चलती है? अनंत तक चलती है, प्लस की तरफ लिख सकते हैं हम, अनंत तक चलती है। चलो ये माइनस की साइड से आते हैं तो माइनस इनफाइनाइट लिख देंगे, ठीक है। प्राकृतिक संख्या समझ में आई? 1 से स्टार्ट होती हैं, अनंत तक चलती हैं प्लस की तरफ। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती हैं, प्लस की तरफ अनंत तक चलती हैं। और पूर्णांक संख्या हमारी प्लस की तरफ चलती है, माइनस की तरफ चलती है, यानी प्लस की सभी संख्या होती हैं और माइनस की सभी संख्या होती हैं, और 0 अलग से बोलेंगे हम, ठीक है। क्योंकि 0 ना तो प्लस का होता है और ना माइनस का होता है, इसलिए 0 को अलग से बोलेंगे, प्लस की संख्या अलग बोलेंगे और माइनस की संख्याओं को अलग बोलेंगे, ठीक है। तो तीनों को एक साथ ध्यान में रखना है आपको कि पूर्णांक संख्या में प्लस की, माइनस की और 0 आता है। और पूर्ण संख्याएं अलग से ध्यान रखेंगे कि 0 से शुरू होती हैं और इनफाइनाइट तक चलती हैं, वो भी प्लस की तरफ, ठीक है। और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती हैं और प्लस की तरफ अनंत तक चलती हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे सम संख्याएं। कौन सी? सम संख्याएं। सम संख्याएं इंग्लिश में बोलते हैं इन्हें इवन नंबर। इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं इवन नंबर, EVEN नंबर, इंग्लिश में इवन नंबर। तो सम संख्याएं होती कौन सी हैं? सम संख्याएं वे संख्या होती हैं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं, यानी 2 से पूरी तरह से कट जाती हैं। अपनी भाषा में बोले तो 2 से पूरी तरह से कट जाती हैं। तो सम संख्या कहते किसे हैं? जो 2 से विभाजित हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? विभाजित, यानी कट जाती हैं। 2 से विभाजित यानी कि कट, 2 से विभाजित हो जाती हैं। जो 2 से विभाजित हो जाती है उन्हें क्या कहते हैं? सम संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम संख्या, यानी कि इवन नंबर बोलते हैं। वो संख्याएं होती कौन सी हैं? तो देखो 2 से विभाजित होने वाली संख्या 2 से स्टार्ट होगी, क्योंकि 1 में 2 से भाग नहीं जाता है। 1 में 2 से भाग नहीं जाता। सबसे पहली संख्या होती है 2। 2 के बाद आएगी हमारी 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 10, 12, 14, 16, ऐसे ही आगे प्लस में इन्फानाइट तक चलती रहेंगी, ठीक है। आगे कहाँ तक चलेंगी? इन्फानाइट तक चलेंगी। आगे समझते हैं। सम के बाद हमारी आती है विषम संख्याएं। कौन सी? सम के बाद आती है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, सम के बाद आती है हमारी विषम संख्याएं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। इंग्लिश में से बोलते हैं ऑड नंबर। देखिए विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? देखो जैसे सम होती है जिसमें 2 का भाग चला जाता है उसे कहते हैं सम संख्या, और जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है उसे कहते हैं हम विषम संख्या। तो इसे लिखेंगे कैसे? जो 2 से विभाजित, विभाजित का मतलब होता है भाग जाना, ठीक है। जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं
2 से विभाजित नहीं होती हैं, यानी जिसमें 2 का डिवाइड नहीं जाता है उन्हें कहते हैं विषम संख्याएं। तो ऐसी विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? देखो जीरो, जीरो, जीरो में किसी का डिवाइड जब देते हैं हम तो वो जीरो हो जाता है, ठीक है। तो संख्याओं के बारे में बात कर रहे हैं हम, जीरो के बारे में बात नहीं कर रहे हैं अभी। तो सबसे पहली संख्या आती है हमारी एक, एक के बाद तीन, तीन के बाद पाँच, पाँच के बाद सात, नौ, 11, 13 और 15, 17, ऐसे ही आगे ये इन्फानाइट तक चलेंगे। कहाँ तक चलेंगे? आगे इन्फानाइट तक, अनंत तक चलती रहेंगी ऐसे ही। तो संख्याएं कभी खत्म नहीं होती हैं, इसीलिए ये संख्याएं इन्फानाइट तक चलती रहेंगी। देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, ये 2 से कटने वाली संख्याएं हैं। तो 2 से कटने वाली संख्याएं इसमें तो आएंगी नहीं, क्योंकि ये वो संख्याएं हैं जो 2 से नहीं कटती हैं। तो इनको छोड़ के जितनी भी संख्याएं बची वो सब कैसी हो जाएंगी? विषम संख्याएं हो जाएंगी वो हमारी, ठीक है। अब सम हो गई, विषम हो गई। उसके बाद आती है हमारी भाज्य संख्याएं। कौन सी? भाज्य, भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं को हम इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइडेड नंबर। भाज्य संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं डिवाइडेड नंबर, डिवाइडेड बोल दो, या कंपोजिट भी बोलते हैं इसे, कंपोजिट नंबर, डिवाइडेड नंबर या कंपोजिट नंबर, दो नाम से इसे जानते हैं हम, ठीक है। छोटी क्लासेस में इसे डिवाइडेड नंबर बोलते हैं हम, और बड़ी क्लासेस में जब जाते हैं तब वहाँ पर हमें कंपोजिट नंबर के नाम से देखने को मिलता है, ठीक है। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं क्या होती हैं वो समझते हैं। तो देखो भाज्य संख्याएं यानी कि नाम से कुछ ऐसा समझ में आ रहा है हमें। भाज्य संख्याओं का मतलब ये हुआ जिनमें किसी और का भाग चला जाता है, जिनमें किसी और का भाग चला जाता है। देखो डिवाइडेड, डिवाइडेड मतलब जो किसी और से डिवाइड हो जाती है उसे कहते हैं हम डिवाइडेड। तो देखो कौन सी संख्या ऐसी होती है जिसमें किसी और का भाग चला जाता है? तो देखो पहली संख्या होती है चार, चार में दो का भाग जा रहा है और चार के अलावा है वो, यानी किसी और अन्य संख्या का भाग जा रहा है। समझेंगे? दूसरे तरीके से समझते हैं, ऐसी संख्या जिनमें खुद के अलावा और एक के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग चला जाए, खुद के और एक के अलावा किसी तीसरी संख्या का भाग चला जाए उन्हें कहते हैं हम भाज्य संख्याएं। कैसे? देखो दो में दो का भाग जाता है और एक का भाग, यानी एक का भाग तो सब संख्याओं में जाता है, सब संख्याओं में एक का भाग जाता है, और खुद का भाग भी सब संख्याओं में चला जाता है, खुद का भाग हर एक संख्या में चला जाता है। इन दोनों के अलावा इस संख्या में किसी और का भाग जाए, इन दोनों के अलावा इस संख्या में किसी और का भाग चला जाए तो ये वाली संख्या हमारी भाज्य संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। तो समझेंगे सही से। तो दो तो ऐसी संख्या है नहीं जिसमें किसी और का भाग चला जाए। तो देखो एक नहीं होगी, दो नहीं होगी, तीन नहीं होगी, क्योंकि तीन में अपने अलावा और एक के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता है। तो चार देखो ऐसी संख्या पहली हमें चार मिलती है, क्योंकि चार में देखो खुद से भाग जा रहा है और एक से भाग जा रहा है, और इसके इन दोनों के अलावा दो से भी भाग जा रहा है, इन दोनों के अलावा दो से भाग इसमें जा रहा है। तो ये जो संख्या है चार, वो भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? भाज्य संख्या के, यानी कि किसी और का भाग इसमें जा रहा है। कैसी संख्या है? डिवाइडेड नंबर है ये कैसा नंबर है? डिवाइडेड, यानी भाग जाने वाली संख्या है, तो इसे भाज्य संख्या बोलते हैं हम। ऐसी संख्या को क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या बोलते हैं। चलो ठीक है, समझते हैं आगे। तो इसे लिखेंगे कैसे? जिनमें, यानी जिन संख्याओं में जिनमें एक एक और एक और खुद, यानी स्वयं के अलावा, एक और खुद के अलावा, एक और खुद के अलावा अन्य संख्या का भाग चला जाए, भाग चला जाए। एक और खुद के अलावा
किसी अन्य संख्या का भाग चला जाए, उन्हें क्या कहते हैं, हम भाज्य संख्या बोलते हैं। तो सबसे पहली संख्या हमने यहाँ पर चेक करी अभी, तो हमें सबसे पहली संख्या मिली थी 4। 4 के बाद हमारी संख्या 5 तो होगी नहीं, क्योंकि 5 का भाग जाता है और 1 का भाग जाता है इसमें, और किसी का भाग नहीं जाता है। तो 5 के बाद हमारी संख्या आएगी 6। 5 के बाद हमारी संख्या आएगी 6, क्योंकि 6 में 6 और 1 के अलावा 2 का भी भाग जाता है और 3 का भी भाग जाता है। लेकिन हमें इन दोनों के अलावा एक संख्या चाहिए, एक संख्या मिल जाए तो ये भाज्य संख्या हो जाएगी। लेकिन यहाँ 2 मिल रही है तो और अच्छी बात है, 1 मिल जानी चाहिए। वैसे कैसे, क्या मिलनी चाहिए, एक संख्या मिल जानी चाहिए। 1 के अलावा ज़्यादा संख्याएं भी मिलती हैं, कुछ संख्या में बहुत ज़्यादा मिलती हैं किसी में। तो 4 के बाद आएगी 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद हमारी 15 भी होगी और 16 भी होगी। ऐसे ही 17 नहीं होगी, 18 आ जाएगी और 20 आएगी। ऐसे ही आगे संख्याएं चलती रहेंगी ये भी। ठीक है, समझ में आई। भाज्य संख्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, भाज्य संख्या। ठीक है, इसके बाद आती है, इससे अगली आएगी हमारी अभाज्य संख्या। क्या, उसका नाम होगा अभाज्य संख्याएं। क्या नाम होगा, अभाज्य संख्याएं। इसे बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। इंग्लिश में से बोलते हैं अनडिवाइडेड नंबर या प्राइम नंबर भी बोलते हैं इसे, प्राइम नंबर, अनडिवाइडेड नंबर या प्राइम नंबर। एक मिनट, चलिए समझते हैं अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वो समझते हैं। तो देखिए, जैसे भाज्य संख्याएं थी जिनमें एक और खुद के अलावा किसी और का भाग चला जाए, उसे कहते हैं भाज्य संख्याएं। और अभाज्य संख्याएं वे होंगी, अभाज्य का मतलब होता है किसी और का भाग ना जाए, अभाज्य मतलब भाग ना जाए। तो ऐसी संख्याएं जिनमें खुद और एक के अलावा किसी और का भाग नहीं जाता है, उन्हें कहते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 2 हुई थी सबसे पहली हमारी, कौन सी संख्या ऐसी थी जिस जो भाज्य नहीं थी, वो 2 थी। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। जो इसमें नहीं आई हैं वो इसमें आएंगी। क्यों नहीं, इसमें क्यों नहीं आई, क्योंकि उसमें किसी और का भाग नहीं जाता है, और किसी और का भाग नहीं जाता है उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्याएं। तो यहाँ पे जो लाइन लिखेंगे हम, जैसे यहाँ पे लिखी है, जिनमें एक और खुद के अलावा किसी और संख्या का भाग चला जाए उसे भाज्य संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पे जो लाइन लिखेंगे वो होगी, जिनमें एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं। तो यहाँ पे जो लाइन आएगी वो क्या आएगी, जिनमें एक और खुद के अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता है उसे अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो देखो यहाँ पर जो लाइन आएगी वो लाइन नहीं लिख करके हम संख्या लिख रहे हैं शुरू से। ठीक है, तो 2 होगी पहली संख्या, 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद आएगी 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद ये संख्याएं ऐसे ही चलती रहेंगी। तो आपको एक बात समझ में आई होगी, ये वो संख्याएं हैं जो इसमें नहीं आई हैं। लेकिन एक बात आपने यहाँ पर सही से ध्यान दी होगी, तो ये समझ में आया होगा कि ना तो इसमें एक लिया और ना एक इसमें आया, यानी कि इसमें नहीं आया तो उसमें आना चाहिए। लेकिन दोनों में ना आने की एक वजह है। जैसे भाज्य और अभाज्य की डेफिनेशन क्या होती है कि खुद का भाग और एक का भाग तो सब संख्याओं में जाता है, उसके अलावा किसी और संख्या का भाग जिसमें जाता है उसे भाज्य कहते हैं। तो देखो इसमें किसी का भाग नहीं जा रहा इसके अलावा, और किसी का भाग नहीं जा रहा, तो ये आनी चाहिए किसमें, अभाज्य में। किसमें आनी चाहिए, अभाज्य में। लेकिन अभाज्य क्या कहती है, जिसमें खुद के और एक के अलावा, खुद और एक, देखो यहाँ पर दोनों चीज कैसी हैं, समान हैं। कैसी हैं, समान, यानी खुद भी एक है और एक से भाग जाना चाहिए, वो एक भी खुद है। तो यानी कि ये दोनों चीज एक जैसी होने की वजह से ये वाली चीज, ये जो संख्या लिखी हुई है हमारी, वो थोड़ी
असमंजस में रहती है कि इसके साथ जाना है कि इसके साथ जाना है, तो इसीलिए ना तो इसमें लिखा जाता है और ना इसमें लिखा जाता है। समझ में आया? दोनों के साथ में एक क्यों नहीं आया? क्योंकि एक में कन्फ्यूजन होता है, एक संख्या किस में ली जाए ये कन्फ्यूजन होता है, इसलिए ना इसमें ली जाती ना इसमें। तो ना तो भाज्य संख्या में एक आती है और ना अभाज्य संख्या में एक आती है। तो देखो, बिना दशमलव वाली जितनी भी हमारी संख्याएं थी वो मैंने यहाँ पे आपको अच्छे से समझाई भी हैं और यहाँ पे लिख भी दी है। तो जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप इसे आराम से कॉपी पे नोट कर लेना। और एक ऐसी कॉपी बनाना जिसमें आप सब चीज़ों को अच्छे से लिख पाएँ, जिससे कि आपको कभी कोई क्वेश्चन लगाने में दिक्कत हो तो उसे खोल करके आप देख लो, जिससे आपको वो दिक्कत दूर हो जाए। चलिए, बिना दशमलव वाली संख्याएं आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर किसी संख्या को समझने में कोई दिक्कत है आपको तो कमेंट कर करके मुझे बता दीजिए, जिससे मैं आपको दोबारा से किसी भी वीडियो में उसके बारे में बता दूंगा। ठीक है, अब चलेगी हमारी दशमलव वाली संख्याएं, यानी दशमलव वाली संख्याएं कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। क्योंकि अब तक हम पढ़ रहे थे बिना दशमलव वाली संख्याओं को, क्योंकि जितनी भी संख्या हमने पढ़ी उसमें कहीं पर भी दशमलव देखने के लिए नहीं मिला, यानी कि मैंने दशमलव वाली संख्याएं अलग कर दी हैं और बिना दशमलव वाली संख्याएं अलग कर दी हैं। तो अलग अलग जब पढ़ेंगे तो अच्छे से ज़्यादा समझ में आएगा हमें, और एक साथ पढ़ते दोनों को तो थोड़ी दिक्कत होती समझने में। ठीक है, तो दशमलव वाली संख्याओं में हमारी तीन संख्याएं आती हैं। दशमलव वाली संख्या में कौन सी आती हैं? तीन संख्याएं। पहली आती है शांत दशमलव संख्या। क्या? शांत दशमलव संख्याएं। शांत दशमलव संख्याएं, ये तो इसकी हिंदी हुई। इसकी इंग्लिश क्या होगी? तो इसकी इंग्लिश होती है टर्मिनेटिंग नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर। हिंदी के साथ साथ इंग्लिश पर भी थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, टर्मिनेटिंग नंबर यानी शांत दशमलव संख्याएं कौन सी होती हैं वो समझेंगे, क्योंकि अब बात चल रही है दशमलव वाली संख्याओं की, तो हर जगह डेसिमल की बात आएगी, यानी कि दशमलव की बात आएगी। ठीक है, तो देखो, जिन दशमलव वाली संख्याओं में दशमलव के बाद संख्याएं आती तो हैं, लेकिन कुछ संख्याओं के आने के बाद रुक जाती हैं, उन्हें शांत दशमलव संख्याएं कहते हैं। यानी दशमलव वाली वो संख्याएं जिनमें दशमलव के बाद संख्याएं कुछ संख्याओं के बाद रुक जाती हैं, यानी आना बंद हो जाती हैं, उन्हें शांत दशमलव संख्याएं कहेंगे। या दूसरे तरीके से समझोगे तो उसके लिए समझो, दशमलव के बाद की संख्याओं को अगर हम गिन सकते हैं तो उन्हें शांत दशमलव संख्याएं कहते हैं। दशमलव के बाद की संख्याओं को अगर हम गिन सकते हैं तो उन्हें शांत दशमलव संख्याएं कहा जाता है। या दूसरे तरीके से जो मैंने पहला तरीका समझाया उसमें क्या था, दशमलव के बाद की संख्या कुछ संख्याओं के बाद आना रुक जाती हैं तो उन्हें शांत दशमलव संख्याएं कहेंगे। मैंने दो तरीके से आपको बताई, तो जो भी तरीका आपको अच्छा लगे वो तरीका आप ध्यान में रख लेना। ठीक है, तो इसमें जैसे एक एक लाइन इसमें लिखी है, इसमें भी लिख देते हैं, जिससे आपको अच्छे से ध्यान में रहेगा। तो दशमलव वाली या ऐसे नहीं लिख के छोटा लिखे, छोटी लाइन आए जिससे ऐसी दशमलव संख्याएं जिनमें दशमलव के बाद संख्याएं गिनी जा सकें। ऐसी दशमलव संख्याएं जिनमें दशमलव के बाद संख्याएं गिनी जा सकती हैं,
गिनी जा सकती हैं। तो ऐसी दशमलव संख्याएं जिनमें दशमलव के बाद संख्याएं गिनी जा सकती हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम शांत दशमलव संख्याएं बोलते हैं। तो पहली संख्या अगर हम लिखना चाहें तो एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी संख्या ऐसी हो सकती हैं, कोई भी संख्या हो सकती है, यानी कि एग्जाम्पल में कुछ भी संख्याएं हम लिख सकते हैं। तो इसमें जैसे पर्टिकुलर संख्याएं थी वैसे ही इसमें पर्टिकुलर संख्याएं नहीं होंगी। इसमें हम अपने दिमाग से या अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 2.5 6 7 8। देखो 5 6 7 8, 8 के बाद संख्याएं आना बंद हो गई हैं, इसीलिए हम इसे शांत दशमलव संख्या के उदाहरण यानी कि एग्जाम्पल में लिख रहे हैं। ऐसे ही हमारी 1.23 7.5 3.2 ऐसी बहुत सारी संख्याएं होती हैं जो शांत दशमलव संख्या होती है, क्योंकि इसमें दशमलव के बाद संख्याएं आना बंद हो गई हैं या रुक गई हैं। दशमलव के बाद संख्याएं आना कुछ अंकों के बाद रुकी हैं, तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, शांत दशमलव संख्या कहते हैं। शांत से समझ में आ रहा होगा, यानी कि संख्याएं आना शांत हो जाती हैं या रुक जाती हैं, उन संख्याओं को क्या बोलते हैं, शांत दशमलव संख्याएं बोलते हैं। तो पहली हमारी हुई शांत दशमलव संख्या, जो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब दूसरी आती है हमारी, दूसरी है अशांत दशमलव संख्याएं। दूसरी क्या है, अशांत दशमलव, अशांत दशमलव संख्याएं। अशांत दशमलव संख्याएं हिंदी में हुई, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे, नन टर्मिनेटिंग नंबर, नन टर्मिनेटिंग नंबर, इंग्लिश में बोलते हैं नन टर्मिनेटिंग नंबर हिंदी में अशांत दशमलव संख्याएं। तो अशांत दशमलव संख्याएं, जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कुछ, कि अशांत का मतलब जो शांत ना रहें, जो शांत ना रहें, यानी कि जिनमें दशमलव के बाद, जिनमें दशमलव के बाद संख्याओं को, इसमें दशमलव के बाद संख्याओं को गिना नहीं जा सके, जिसमें दशमलव के बाद संख्याओं को गिना नहीं जा सके, उन्हें कहते हैं हम अशांत दशमलव संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं कौन सी होती हैं, तो देखो 1.2 3 4 5 6 7 ऐसे संख्याएं आती रहती हैं, और आती रहती हैं तो ये लाइन बनाते हैं हम, डॉटेड लाइन, डॉट 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 करके हम लाइन बना देते हैं। इससे ये पता चलता है हमें कि जो संख्याएं हैं वो आगे आ रही होंगी, आगे आ रही होंगी, यानी आती रहती हैं आगे। 7 के बाद संख्याएं आना बंद नहीं हुई हैं। डॉटेड लाइन का मतलब है आगे संख्याएं आती रहेंगी, और आती रहेंगी तो हम कब तक लिखते रहेंगे, इसलिए मैंने 7 तक लिख करके छोड़ दिया है। तो आगे संख्याएं आती रहेंगी, तो यानी कि वो संख्याएं शांत नहीं होंगी। शांत नहीं होंगी तो कैसी होंगी, अशांत संख्याएं बोलते हैं उसे हम। क्या बोलते हैं, अशांत संख्याएं। और संख्याएं तो हैं लेकिन कौन सी हैं, दशमलव वाली, तो इसीलिए इसे अशांत दशमलव संख्या हम कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में जो संख्याएं आएंगी वो क्या आएंगी, देखिए 1.23 7 5 6 ऐसी संख्या आती रहेंगी, तो ये लाइन बना दी, ठीक है। दूसरी संख्या देखेंगे 0.333, सॉरी ये नहीं लिखेंगे अभी क्योंकि वो आगे समझ नहीं आएगी। 2 3 4 5 7 9 1 3 ऐसी संख्याएं आती रहेंगी। तो ऐसी संख्याओं को हम अशांत दशमलव संख्याएं बोलते हैं, यानी कि दशमलव के बाद संख्याओं को हम इसमें गिन नहीं सकते। और गिन नहीं सकते तो क्या गिन नहीं सकते, यानी कि आगे संख्याएं आती रहेंगी तभी तो गिनी नहीं जा सकती, और जब गिनी नहीं जा सकती है तो उन्हें अशांत दशमलव संख्याएं हम बोलते हैं, ठीक है। तो शांत दशमलव संख्या आपको समझ में आई होगी, अशांत दशमलव संख्या आपको समझ में आई।
उसके बाद आती है हमारी अशांत आवृत्ति दशमलव संख्या, अशांत आवृत्ति दशमलव संख्या। तो तीसरी होती है हमारी अशांत आवृत्ति दशमलव संख्याएं, अशांत आवृत्ति दशमलव संख्याएं। इसकी इंग्लिश क्या होती है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग अशांत को बोलते हैं, रिपीटिंग का मतलब है आवृत्ति और नंबर का मतलब है संख्याएं। नॉन टर्मिनेटिंग अशांत दशमलव संख्या होती हैं और रिपीटिंग का मतलब है आवृत्ति। ठीक है, तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, हिंदी में बोलते हैं अशांत आवृत्ति दशमलव संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं कौन सी होती हैं वो समझेंगे। तो देखिए, अशांत तो होंगी, वो अशांत तो होंगी, वो ये वाली संख्या अशांत तो होंगी क्योंकि अशांत इसका नाम है, तो अशांत होंगी। उसके साथ साथ आवृत्ति हो रही होगी। क्या हो रही होगी? आवृत्ति। अब ये आवृत्ति क्या होती है? तो देखिए, आवृत्ति का मतलब होता है किसी चीज का बार बार होना, किसी चीज का बार बार होना। जैसे पंखा चलता है, हमारा पंखा चलता है तो वो चक्कर लगाता रहता है एक जगह पे ही, तो वो जो चक्कर लगा रहा है वो बार बार लगा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं आवृत्ति। तो इसी तरीके से यहाँ पर संख्याएं देखो, 1 3 1 3 और 1 3, ये बार बार आ रही हैं। ये क्या हो रहा है इनका? ये बार बार आ रही हैं। 1 3 आया, फिर 1 3 आया, फिर 1 3 आया, यानी डॉटेड लाइन बनी हुई है। इसका मतलब ये है आगे 1 3 ही आएगा। क्या आएगा? 1 3। तो ऐसी संख्याओं को हम अशांत आवृत्ति दशमलव संख्या बोलते हैं। अशांत क्योंकि आ रही हैं, आगे बंद नहीं हो रही हैं, और आवृत्ति का मतलब है कोई चीज, कोई संख्या बार बार आ रही है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? अशांत आवृत्ति दशमलव संख्या। तो आपको समझ में आया वो अच्छे से। चलिए इसके एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखने से पहले एक लाइन लिख देते हैं, जिससे समझने में थोड़ी आसानी और होगी। जिनमें दशमलव के बाद, जिनमें दशमलव के बाद संख्याएं, जिनमें दशमलव के बाद संख्याएं नहीं गिनी जा सकती, जिसमें दशमलव के बाद संख्याएं गिनी नहीं जा सकती, कॉमा, और कुछ संख्याओं की आवृत्ति होती रहती है, कुछ संख्याओं की आवृत्ति होती रहती है, और कुछ संख्याओं की आवृत्ति होती रहती है। आवृत्ति का मतलब बार बार आती रहती है कुछ संख्याएं, कुछ संख्याओं की आवृत्ति होती है। ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं हम? अशांत आवृत्ति दशमलव संख्याएं बोलते हैं। अब ऐसी संख्याएं कौन सी होती हैं? जैसे मैंने एक आपको समझाई थी अभी, उसी तरीके से एग्जाम्पल लिखेंगे। तो 1.33333, अगर ये आ रही हैं बार बार, तो इसमें 3 संख्या बार बार आ रही है, 3 संख्या बार बार हो रही है, तो आवृत्ति हो रही है यहाँ पर। ऐसे 0.2525 ऐसे आगे संख्याएं ये आती रहेंगी। इन्हीं संख्याओं को हम क्या कहते हैं? अशांत आवृत्ति दशमलव संख्या बोलते हैं। अब देखो, ये संख्या इस तरीके से लिखी है, तो ये जगह ज़्यादा घेर रही है। जगह ज़्यादा घेरने की वजह से इसका दूसरा रूप होता है ये, इसका दूसरा रूप इस तरीके से भी लिख सकते हैं इसे, 3.3 पे 12, 3.3 पे 12। यहाँ इसका मतलब क्या हुआ? 1.3 पे 12, 3 पे बार लगाने का मतलब, इसे जो लाइन ऊपर खींची है इसे बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं इसे? बार। यानी 3 के ऊपर बार इस वजह से लगाया है क्योंकि 3 संख्या बार बार आ रही है, बार बार आ रही है, तो उसके ऊपर क्या लगा दिया? बार। इसी तरीके से इसे कैसे लिखा जाएगा?
इसे समझते हैं, इसे कैसे लिखेंगे। तो देखो कौन सी संख्या ऐसी है जो बार बार आ रही है, तो देखो 2 5 आ रहा है बार बार, तो 2 5 दोनों के ऊपर बार लगा देंगे, दोनों के ऊपर बार लगा देंगे हम, ठीक है। तो इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो इतनी जगह में आ गया, ये पहले ज़्यादा जगह ले रहा था, ऐसे कम जगह में आ जाए, इस वजह से ये दूसरा तरीका अपनाया गया है, ठीक है। तो आपको जो संख्या पद्धति मैंने बताई दशमलव वाली संख्याओं के रूप में और बिना दशमलव वाली संख्याओं के रूप में, वो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर किसी भी संख्या के बारे में समझने में आपको कोई थोड़ी सी भी दिक्कत हो, तो आप इस वीडियो के कमेंट में जाकर के उसके बारे में कमेंट कर सकते हो, जिससे कि मैं आगे की किसी भी वीडियो में आपको वो टॉपिक क्लियर करा दूंगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये संख्या पद्धति का जो टॉपिक था वो अच्छे से समझ में आया होगा। इससे अब आपकी जो पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, उसमें जो एक्सरसाइज हैं वो आपको अच्छे से समझ में होंगी, अच्छे से समझ में आएंगी और कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अभी तक आपने नोट नहीं किया तो आराम से नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे बाद में आराम से बैठ के नोट कर लेना। ये क्लास थोड़ी बड़ी थी क्योंकि संख्या पद्धति जो टॉपिक था वो एक क्लास में ही मुझे ख़त्म करना था, लेकिन आगे की जो क्लासेस होंगी वो ज़्यादा बड़ी नहीं होंगी, हमारी आधे घंटे यानी 30 मिनट के अंदर की वीडियो होंगी, जिससे आपको दिक्कत महसूस ना हो कि ज़्यादा बड़ी क्लासेस हैं तो करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। छोटी छोटी वीडियो होंगी, रोज़ एक वीडियो आपको मिलेगी देखने के लिए, उस एक क्लास को रोज़ डेली कर लीजिए, इससे आपको मैथ अच्छे से समझ में आने लगेगा। और हाई स्कूल में जब आप आओगे तो एक अच्छे बेस के साथ आओगे, जिससे हाई स्कूल का जो मैथ है आपको फटाफट से समझ में आता जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, धन्यवाद।